हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 की साइंस की वर्कशीट नंबर 66 कर रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर 8 जीव जनन कैसे करते हैं के बारे में पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। जीव जनन दो प्रकार से करते हैं, अलैंगिक जनन व लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन की बहुत सी विधियां होती हैं, जिनमें से 3 विधियां हम इससे पहली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। ये विधियां थी विखंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन। खंडन, कायिक प्रवर्धन और बीजाणु समासंग। विखंडन में एक जीव 2 हिस्सों में विभाजित हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर अमीबा में देख सकते हैं। अमीबा 1 से 2 में विभाजित होकर संतति कोशिकाओं यानी अपनी संतति को जन्म दे रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर लेशमानिया में भी यह पहले 1 था और अब ये 2 में विभाजित हो गया। इसका दूसरा प्रकार था बहुखंडन। बहुखंडन में जब एक साथ एक कोशिका विभाजित होकर कई संतति कोशिकाएं बनाती हैं, जैसा कि आपने यहाँ प्लाज्मोडियम में देखा कि यहाँ पर एक केंद्रक है और ये विभाजित होकर अनेक केंद्रक बन गए और इसके ऊपर की झिल्ली समय आने पर टूट जाएगी, जिससे कि ये सभी कोशिकाएं बाहर आ जाएंगी और एक बार में कई विभाजन हुए। दूसरा प्रकार मुकुलन। मुकुलन में जीव के अंदर एक छोटी सी संरचना उगने लगती है, जैसे कि पौधों के अंदर होती है, लेकिन यह एक जीव है हाइड्रा, जो कि जल में रहता है। इसमें यह छोटी सी संरचना धीरे धीरे बड़ी होने लगती है और इसमें भी स्पर्शक उत्पन्न होने लगते हैं। जब यह पूरी तरह से विकसित हो जाती है तो यह जीव में से टूटकर अलग हो जाती है और एक नए जीव की तरह कार्य करने लगती है। तीसरा प्रकार था खंडन। खंडन की प्रक्रिया में कोशिका के कुछ हिस्से टूटकर अलग हो जाते हैं और प्रत्येक हिस्सा एक नए जीव की तरह कार्य करने लगता है, जैसा कि स्पाइरोगायरा में। अब हम इससे अगले प्रकार पढ़ेंगे, जिसमें है पुनरुद्भवन, बीजाणु समासंग और कायिक प्रवर्धन। पुनरुद्भवन यह बहुकोशिकीय जीवों द्वारा दिखाया जाता है, क्योंकि वे अपनी कोशिकाओं में श्रम विभाजन दिखाते हैं। इस प्रक्रिया में कुछ विशेष कोशिकाओं या उत्तकों का उत्पादन होता है। इस प्रकार यह प्रक्रिया विखंडन से अलग होती है, जैसे इसका उदाहरण है हाइड्रा और प्लेनेरिया। हमने इससे पहले जो प्रकार पढ़े थे वो ज्यादातर ऐसे कोशिकीय जीवों में थे जो एक कोशिकीय थे या जिनके अंदर बहुत ज्यादा अंग नहीं बने हुए थे। उनकी कोशिकाओं को सिर्फ कुछ साधारण कार्य ही करने पड़ते थे, जबकि पुनरुद्भवन में कुछ विशेष कोशिकाएं होती हैं जो कुछ विशेष कार्य करती हैं, जैसे कि आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं। यह एक प्लेनेरिया है। प्लेनेरिया में आपको सिर और कुछ पूंछ और इसके पेट जैसा हिस्सा कुछ दिखाई दे रहा है। इसके मान लीजिए 3 हिस्से हो गए। जरूरी नहीं है कि 3 हो, 4 भी हो सकते हैं। जितने हिस्से होंगे वह हिस्सा दूसरे हिस्से को जन्म दे देगा और नया जीव उत्पन्न हो जाएगा। जैसे सिर ने पूंछ जैसा कुछ बना लिया और पेट ने सिर पूंछ दोनों बना लिए और पूंछ ने सिर। इस प्रकार यहाँ पर 3 नए जीव उत्पन्न हो गए। इस प्रकार का पुनरुद्भवन हाइड्रा तथा प्लेनेरिया में होता है, लेकिन बहुत ज्यादा विकसित जीवों में पुनरुद्भवन नहीं हो सकता है, क्योंकि इतनी ज्यादा विकसित कोशिकाएं इस प्रकार से उत्पन्न नहीं हो पाती हैं। बीजाणु समासंग। कवक विशेष प्रकार के बहुकोशिकीय जीव हैं जो थैलस नामक धागे जैसी संरचनाओं के एक नेटवर्क के रूप में मौजूद होते हैं। प्रत्येक थैली में 3 प्रकार की धागे जैसी संरचनाएं होती हैं। ये 3 प्रकार की संरचनाएं कौन सी होती हैं? चलिए चित्र से देखते हैं और चित्र से समझते हैं। यहाँ पर एक कवक का चित्र दिया गया है। इसमें ऊपर आपको फूली हुई कुछ गुब्बारे जैसी संरचना दिखाई दे रही है। इसे हम बीजाणुधानी बोलते हैं। यह बीजाणुधानी बीजाणु रखती है। इसके साथ में कुछ धागे जैसी संरचनाएं लगी हुई हैं। ये शैली ने क्षैतिज स्टोलोफेनेरेस हाइफे बोलते हैं और इसमें जड़ जैसी संरचनाएं भी दिखाई दे रही हैं। इन्हें हम राइजोइडल हाइफे बोलते हैं। और इसमें तीसरी प्रकार की संरचना होती है लंबवत कवक, जिसके सिरे पर एक बल्ब जैसी बीजाणुधानी होती है। इस बीजाणुधानी के अंदर बीज जैसी संरचनाएं होती हैं, जिन्हें बीजाणु कहते हैं, लेकिन ये बीज से
अलग होता है, क्योंकि इसके अंदर जो बीजाणु होते हैं वह सिर्फ एक जीव द्वारा उत्पन्न होते हैं। ये परिपक्व होने पर आसपास के वातावरण में हजारों सूक्ष्म बीजाणुओं को छोड़ने के लिए फूट जाती है। ये बीजाणु फफूंद फैलाने के लिए नम भोजन पर बस जाते हैं, उदाहरण के लिए ब्रेड मोल्ड जैसे राइजोपस। जब इसे बाहर का वातावरण सुरक्षित लगता है तो यह बीजाणुधानी टूट जाती है और इसके अंदर से अनेकों हजारों बीजांड बाहर निकलाते हैं और यह बीजांड वायु में फैल जाते हैं। जैसे ही इसे नम वातावरण मिलता है तो यह ऐसी वस्तुओं पर पनपने लग जाती है। ब्रेड पे लगने वाली मोल्ड, जिसको हम राइजोपस कहते हैं, जिसकी वजह से ब्रेड के ऊपर छोटे छोटे दानों जैसी हरे रंग की संरचनाएं दिखाई देती हैं जो ब्रेड को सड़ा देती हैं, वह भी इसी प्रकार की राइजोपस का उदाहरण है। कायिक प्रवर्धन किसी पौधे के भाग जैसे जड़, तना, पत्तियां या पत्ती कलियों ब्रायोफिलम में पूरे पौधे का विकास करना कायिक प्रवर्धन कहलाता है। बच्चों, आपको पता है कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें बीज नहीं बन पाते, तो फिर हम उन पौधों को बिना बीज के कैसे उगाते हैं? बिल्कुल सही, उन्हें हम कायिक प्रवर्धन की मदद से उगाते हैं। ऐसे पौधों में ऐसा गुण होता है कि यदि उनके जड़, तने या पत्ती को काट के जमीन में गाड़ दिया जाए तो उसी से पूरे पौधे का विकास हो जाता है। यह विधि उन पौधों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जो बीज पैदा नहीं कर सकते, जैसे केले, अंगूर आदि। यद्यपि यह एक तीव्र प्रक्रिया है, लेकिन मूल पौधे के रोग संतति में स्थानांतरित हो जाते हैं। वैसे तो यह प्रक्रिया काफी अच्छी है, लेकिन अगर जिस पौधे के हमने जड़, तने या पत्तियां को काट के लगाया है उसमें कोई रोग हो तो वह रोग नए पौधे में भी लग जाता है। अब हम पादपों में लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। पादप भी लैंगिक जनन करते हैं। कैसे करते हैं बच्चों? ये फूल के द्वारा यह प्रक्रिया करते हैं। ऐसा क्यों होता है? फूल के अंदर नर व मादा जननांग उपस्थित होते हैं, जिसकी वजह से यह लैंगिक जनन कर पाते हैं। इस प्रक्रिया में युग्मकों के निर्माण की आवश्यकता होती है, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, और जब ये युग्मक एक साथ मिलकर एक युग्मनज बनाते हैं तो पूरे जीव का निर्माण करता है, तो द्विगुणित संख्या बहाल हो जाती है। लैंगिक जनन में जो भी युग्मनज होता है उसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या युग्मकों से मिलकर के बनती है। युग्मक के पास में आधी आधी गुणसूत्र की संख्या होती है जो मिलने से दुगनी हो जाती है, और यह दुगनी संख्या पूरे जीव के निर्माण के लिए जरूरी होती है। इसका क्या महत्व है? चलिए बच्चों, इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं और जानते हैं। महत्व: यौन प्रजनन युग्मकों के माध्यम से होता है जो आनुवंशिक सामग्री के आदान प्रदान से बनते हैं। यौन प्रजनन के लिए दो जीवों की आवश्यकता होती है। क्योंकि यहाँ पर हम लैंगिक जनन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर नर व मादा दोनों की आवश्यकता होती है। नर व मादा दोनों ही युग्मक उत्पन्न करते हैं, और ये दोनों युग्मक जब आपस में संलित हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो इनसे युग्मनज बनता है, और यह युग्मनज ही बड़ा होकर बीज का निर्माण करता है, और इस बीज से नया पौधा बनता है। तो पौधे के अंदर नर व मादा से आए हुए युग्मक तथा उनके गुण स्थानांतरित हो जाते हैं। यह यौन प्रजनन युग्मकों के माध्यम से होता है जो आनुवांशिक सामग्री के आदान प्रदान से बनते हैं। यह आनुवांशिक सामग्री बच्चों कैसे उन तक पहुंची? नर व मादा के युग्मक के द्वारा। उसके अंदर गुणसूत्र थे जिससे यह सामग्री बीज तक पहुंच गई। यह भिन्नता का कारण बनता है जो एक प्रजाति के लिए अपने परिवेश के अनुकूल होने के लिए आवश्यक है। बच्चों, आप बता सकते हैं इसकी आवश्यकता क्या है?
जब नर व मादा दोनों से उपस्थित युग्मक आपस में मिलते हैं तो उनकी वजह से जो युग्मनज बनता है उसमें नर व मादा की दोनों की विभिन्नताएं आ जाती हैं और उससे एक नई भिन्नता जन्म लेती है। और इस भिन्नता का यह फायदा होता है कि यह वातावरण के अनुसार इसे जीवित रहने में, परिवेश के अनुकूल बनाने में मददगार होती है। इसके अलावा इसका कारण यह है कि हमारे चारों ओर विशाल जैव विविधता और विकास का आधार है और इसी के कारण विभिन्न जीवों में विविधता या भिन्नता उत्पन्न होती है और समय के साथ वह विकास भी करते हैं। यदि लैंगिक जनन ना हो तो हम इतने प्रकार के जीव और उनमें विकास ना देख पाएं। आवृतबीजी पौधों में यौन प्रजनन जिसे एंजियोस्पर्म पौधों में बीज का निर्माण होता है और बीज का निर्माण किस प्रकार होता है? फूल के द्वारा। इसे समझने के लिए हमें फूल की संरचना को समझना जरूरी है। एक फूल में 4 चक्र होते हैं जैसे बाह्य दल, पंखुड़ियां, पुंकेसर और स्त्री केसर। बाह्य दल है ये हरे रंग का हिस्सा जो फूल के खिलने से पहले फूल को बचाता है। उसके बाद होता है दूसरा हिस्सा जिसे हम पंखुड़ियां कहते हैं जो देखने में फूल को सुंदर बनाती हैं और कीटों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। तीसरा हिस्सा होता है यह नर के पुंकेसर वाला हिस्सा जो स्त्री केसर के चारों तरफ गोलाई में घेरे के रूप में उपस्थित होते हैं और मध्य में होता है स्त्री केसर जिसके अंदर यौन प्रजनन की क्रिया संपन्न होती है। फूल एक लिंगी भी हो सकते हैं। एक लिंगी फूल के अंदर या तो नर ही उपस्थित होगा जैसे नर जननांग जिसे पुंकेसर बोलते हैं या फिर मादा जननांग जिसे हम स्त्री केसर बोलते हैं। नर या मादा अंगों के साथ एक ही उपस्थित होगा जैसे पपीता, तरबूज, ये एक ही प्रकार के जननांग उपस्थित होते हैं, इसीलिए 2 पौधों को लगाना जरूरी होता है। उभयलिंगी यानी जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों एक ही साथ एक ही फूल में उपस्थित हों जैसे हिबिस्कस और सरसों होते हैं। बाह्य दल फूल की कली अवस्था में रक्षा करते हैं और पंखुड़ियां वाहकों को आकर्षित करने में मदद करती है। पंखुड़ियां इतनी रंगीन क्यों होती हैं? जिससे कि यह कीटों को अपनी ओर आकर्षित कर सके। कीट प्रजनन में मदद करते हैं और पराग कोश से पराग कणों को और वर्तिकाग्र तक पहुंचाते हैं यानी कि नर से मादा तक पहुंचाते हैं। इसके अलावा फूलों में वाहकों को आकर्षित करने के लिए सुगंध, मकरंद भी होते हैं जिससे वे इसकी ओर आकर्षित होते हैं। पुंकेसर में तंतु के शीर्ष पर, जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, ये तंतु है और इसके शीर्ष पर परागकोश उपस्थित होता है और इस परागकोश के ऊपर छोटे छोटे दाने के रूप में परागकण उपस्थित होते हैं जो परिपक्व होने पर वातावरण में पीले रंग के परागकण जिसे नरयुग्मक कहते हैं छोड़ते हैं। जब यह पूरी तरह से परिपक्व हो जाते हैं तो यह वातावरण में परागकण छोड़ते हैं। ये परागकण ही नरयुग्मक हैं जिसे मादा तक पहुंचना आवश्यक होता है। स्त्री केसर एक फूल के केंद्र में मौजूद होता है और मादा प्रजनन अंग होता है। इसके 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर का हिस्सा वर्तिकाग्र होता है, बीच का हिस्सा एक ट्यूब जैसी संरचना जिसे वर्तिका बोलते हैं और नीचे फूला हुआ हिस्सा होता है जिसे अंडाशय बोलते हैं। निचला भाग जिसमें अंडाशय होता है, इसके अंडाणुओं में मादा युग्मक होते हैं और अंडाशय के अंदर मादा युग्मक होते हैं। पुंकेसर में परागकोश में नर युग्मक होते हैं और अंडाशय में मादा युग्मक होते हैं। मध्य भाग वर्तिका, शीर्ष पर चिपचिपा वर्तिकाग्र और शीर्ष पर चिपचिपा वर्तिकाग्र इसलिए होता है कि जब इसके पास में परागकण पहुंचे तो यह उसे अपने ऊपर चिपका ले जिससे कि वह आसानी से अंडाशय तक पहुंच जाए। परागकणों द्वारा निर्मित नर बीज कोश डिप्लॉयड युग्मनज का निर्माण करने के लिए बीजांड में मौजूद मादा युग्मक के साथ मिल जाता है जो एक भ्रूण के रूप में विकसित होकर एक नया पौधा बनाता है। अब जैसे जैसे यह अंडाशय
बड़ा होने लगेगा, यह फल का रूप ले लेगा और इसके अंदर उपस्थित बीजांड जो कि नर युग्मक से संलियत होकर युग्मनज बन चुके हैं, वह इसमें बीज का निर्माण कर देंगे और यही बीज नया पौधा विकसित करेगा। संबंधित प्रश्न है, सोचो और जवाब दो। कुछ पौधों में सुगंध और मकरंद क्यों होते हैं? फूलों में वाहकों को आकर्षित करने के लिए सुगंध व मकरंद होते हैं। प्रश्न 2 है, कायिक प्रवर्धन के 2 लाभ व 2 हानियां गिनाइए। कायिक प्रवर्धन ऐसे पौधों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जो बीज पैदा नहीं कर सकते, जैसे केले व अंगूर। और दूसरा फायदा है, यह एक तीव्र प्रक्रिया है और इसके दोष हैं कि यह रोग संतति में स्थानांतरित कर देता है और दूसरा दोष यह है कि इससे विभिन्नता उत्पन्न नहीं हो पाती हैं। प्रश्न 3, बंद डिब्बे में फंगस कैसे बढ़ता है? बंद डिब्बे में फंगस इसलिए बढ़ता है क्योंकि इसे नमी तथा गर्म वातावरण मिल जाता है। आज की वर्कशीट में बच्चों इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।